नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 21 मामलों में निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो वर्ष 2022 में जो राज्य में अनियमित वर्षापात के कारण जो उत्पन्न गंभीर स्थिति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गांव एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, राजस्व गांव, सभी गांव और बसावट और टोलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं पुनः पढ़ देता हूं। 11 जिलों के कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व ग्राम एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोले एवं बसावट को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। और इस इलाकों में जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उन्हें 3,500 के दर से विशेष सहायता देने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अल्प वर्षापात होने की स्थिति में निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में जो भुगतान करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 500 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो एक और जहां पर राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इन इलाकों को घोषित किया, वहां 3,500 रुपए प्रति परिवार देने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए 500 करोड़ राज्य सरकार ने जो बिहार कंटिजेंसी फंड है, निधि है, उससे अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी है। परिवार की संख्या नहीं है, जितने भी गांव, इन सभी गांव में 7,841 गांव के जो भी गांव है, टोले हैं, बसावट हैं, उनमें जितने भी परिवार आएंगे उन सबका सर्वेक्षण करके सभी को भुगतान 3,500 के दर से दिया जाएगा। इसमें खर्च तो एक बार सर्वे होगा, उसके बाद अनुमानित है करीब 450-500, इसलिए 500 करोड़ का आपका जो बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम भी लिया गया है। अभी सर्वे होगा, मतलब परिवार अभी तो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, प्रखंड प्रखंड में पंचायत पंचायत के गांव। अब हर टोला, हर बसावट और हर गांव का सर्वेक्षण होगा, परिवारों की लिस्ट बनेगी और उनको भुगतान होगा। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण और निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो फसल क्षति हुई है विभिन्न जिलों में, जो एक्सेस रेनफॉल, जो अतिवृष्टि के कारण, जो वर्षापात के कारण जो क्षति हुई है उनके, और वहां पे जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बाढ़ के कारण लगाए गए फसलों का नुकसान जो हुआ है, उनका भी मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि उनका भी सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के उपरांत प्रभावित किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। तो उसमें दो निर्णय हैं, जहां एक और सुखाड़ के मद्देनजर सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है, वहीं जो बाढ़ के कारण जहां पे फसल बर्बाद हुई है उसका भी सर्वेक्षण कराया जाए और उसमें भी कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बाढ़ वाला आप इसी कैबिनेट नोट का कंडिका में है, अंदर है। मैंने इसी कैबिनेट को कंडिका है, कंडिका 5 में, वो शायद संभवतः टाइटल में नहीं है, तो इसी का पार्ट है वो। हाँ, इसी का एजेंडा नंबर 18 का पार्ट है, ठीक है। और 17 नंबर है आपका आकस्मिकता निधि से 500 करोड़। सब तय हुआ है, आपको बता देंगे। कहीं मतलब पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपको विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी। विभाग अभी सर्वेक्षण शुरू करेगा, तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरे 937 पंचायतों का, ये प्रकाशित होगी। सूखा वाला मैं बता देता हूं आपको, सूखा वाला भी बता देता हूं। जहानाबाद है, गया है, औरंगाबाद है, शेखपुरा है, नवादा है, मुंगेर है, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा है।
तो बाढ़ वाले इसलिए हम लोगों ने लिस्ट फाइनल नहीं किया है क्योंकि अभी भी पानी वर्षापात हो रही है, जैसा अभी गोपालगंज में हाल ही में हुआ है और अन्य जिलों में हुआ है। तो वो धीरे मतलब उसका जिला तय नहीं हुआ है। कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में इसका सर्वे करिए और जहां जहां पर फसल क्षति हुई है वहां पे कृषि इनपुट सब्सिडी आप दीजिए। तो ये अभी ओपन एंडेड है, जैसे जैसे बरसात अभी खत्म होने वाली होगी तो ये सूची फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये भी निर्णय इसी प्रस्ताव में लिया गया। कृषि इनपुट सब्सिडी ये अलग से आपको अलग से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सूचित किया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान दिया जा रहा है और साथ ही साथ डीजल अनुदान के साथ जो वैकल्पिक फसल योजना है जिसमें जहां जहां सूखा हो गया है वहां शॉर्ट टर्म अन्य क्रॉप जो है वो भी उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। तो सुखाड़ के मद्देनजर काफी कार्य किए जा रहे हैं। तो ये किया जा। दूसरा ये है, आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान भी कम वर्षापात के कारण जो फसलों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा था उसके लिए राशि घट गई थी। पिछली बार तक 2 बार बीसीएफ लिया गया था जिसमें 89 करोड़ 95 लाख राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की गई थी। अब इसके अतिरिक्त इस बार इस कैबिनेट में 100 करोड़ और अतिरिक्त राशि दी गई है। तो इससे जो हमारे रोपनी जिन्होंने कर ली है उस क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था और आवश्यकता हो रही है उसके आलोक में अब ये राशि अब उपलब्ध होगी और इसमें वितरण हो सकेगा। तो सुखाड़ के बारे में निर्णय लिया गया, डीजल अनुदान के बारे में निर्णय लिया गया, साथ ही साथ बाढ़ जो फसल नुकसान हुआ है उसमें कृषि इनपुट सब्सिडी लेने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ इसके संबंध में राज्य सरकार ने बिहार कंटीजेंसी फंड से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तो एक समेकित निर्णय है जो कृषि क्षेत्र में जो नुकसान चाहे बाढ़ में हो या सुखाड़ में हो उसकी सहायता हमारे किसानों को करने के लिए और किसान के साथ साथ जो खेतिहर मजदूर हैं जो उन खेतों में काम करते हैं उनके सहायतार्थ ये निर्णय लिए गए। अब राज्य सरकार के कर्मी हैं उनका डीए जो है वो 34 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया गया और 1/7/2022 के मद्देनजर तो सभी हमारे सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी और सभी कर्मी जो हैं उनको अब डीए 34 के स्थान पर अब 38% दिया जाएगा। और इसमें राज्य सरकार का इस वर्ष करीब 863 करोड़ का व्यय अतिरिक्त होगा और यह सभी कर्मचारियों को जो बढ़े हुए वेतन से अरियर और वेतन जो है अगले वेतन से भुगते होगा। करीब होंगे करीब आज के दिन में 4 लाख से ऊपर है रेगुलर, 4 लाख से ऊपर ही है, 5 लाख पे पहुंच ही रहे होंगे जो बहालियां हो रही हैं। और पेंशनर भी हैं इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का भी, पेंशनर अलग है तो पेंशनर का भी डीए बढ़ गया। उद्योग के क्षेत्र में भी निर्णय लिया गया है। जो हमारे उद्योग प्रोत्साहन नीति है 2016 है उसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला तो है जो गैर प्राथमिकता क्षेत्र है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है उनको भी अब उद्योग लगाने के लिए भूमि मिलेगी। उसके लिए जो नीति की कंडिका है उसकी 5.2.1 जो कंडिका है उसमें पहले प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ही औद्योगिक भूमि आवंटन की जाती थी। अभी उसको संशोधन करके विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अब भूमि आवंटन हो सकेगी। तो जो जमीन है वो अब सभी उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे राज्य में उनको उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो पूर्व में प्रतिबंधित थे, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो गैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उसके लिए भी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि ये जो उद्योग की भूमि है वो आवंटन हो। पहला है आईटी पार्क जिसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए अब जमीन उपलब्ध हो सकेगी। कॉल सेंटर है, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है और इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन है। तो इन सभी के लिए जो हमारे भूमि जो औद्योगिक भूमि है, बियाड़ा की भूमि है, उपलब्ध हो सकेगी।
स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस एंड स्टार्टअप हब है। किसी को स्टार्टअप स्पेस और कोवर्किंग स्पेस और हब बनाना है, वह भी अब उद्योग की जमीन पर लगा सकेंगे। ग्रेड ए वेयर हाउसेस, आपको जानते होंगे जो मेजर हमारे राज्य के जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वो ग्रेड ए वेयर हाउसेस, ये गोडाउन नहीं होता है, ये ग्रेड ए वेयर हाउस होता है जिसमें ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स होता है। उसके स्थापना की स्वीकृति किसी दी गई कि आप स्थापना कर सकते हैं। और रिसर्च लैब एंड टेस्टिंग लैब है, यह भी स्थापना आप औद्योगिक क्षेत्र में कर सकते हैं। ये सभी गैर मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एक एग्जम्पशन के अंडर ये 4 कैटेगरी हैं, उनको ब्याड़े की भूमि आवंटन के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया कि 2016 जिन्होंने 2011 की नीति में कुछ सुविधा प्राप्त कर लिया है और किंतु 2016 में उन्होंने अपने और एक्सपेंशन और अन्य परियोजना में उन्होंने उद्योग लगाया है, तो ये निर्णय लिया गया कि जिन्होंने 2016 में एक्सपेंशन या अन्य कार्यों में लगाया गया, तो उनको उन कार्यों में प्रोत्साहन दिया जाएगा जो उन्होंने 2011 की नीति के अंतर्गत उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो हुआ यह था कि जब एक बार आपने औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपने सुविधा प्राप्त कर ली है, तो दूसरे औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपको सुविधा देनी था, तो ये संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि 200 करोड़ के अतिरिक्त यदि कोई उद्योग लगाएंगे, उनको जीएसटी जो 5 वर्षों के लिए सीमित था, वो अब 7 वर्षों के लिए उनको अलाउड है, पर बशर्ते कि जो 2 साल का जो जीएसटी कंपनसेशन जो उनको मिलेगा, वो उस उद्योग में पुनः निवेश करेंगे। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि यदि कोई इकाई है जो 200 करोड़ से ज्यादा निवेश करती है, तो उनको 5 की जगह 7 साल जीएसटी रिइंबर्समेंट की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि जो 2 साल में जो अतिरिक्त उनको जीएसटी सुविधा दे होगी, वो उनको पुनः निवेश उस उद्योग इकाई में किया जाना होगा। और पहले था कि हर निवेश, जो छोटे छोटे निवेश हैं, उनको भी एसआईपीबी से क्लियरेंस लेना पड़ता था। निर्णय लिया गया है कि 2 करोड़ तक की योजनाएं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, वो जो एसआईपीबी का जो सचिवालय है विभाग में, उसके प्रधान सचिव या सचिव स्तर से ही निर्णय और स्वीकृति दे सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह निर्णय लिया गया और इससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास संभव होगा। राज्य में यह निर्णय, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सभी जो बिजली मीटर हैं राज्य में, वो सभी अब प्रीपेड होंगे। और इसके अंतर्गत जो पूर्व में स्वीकृत राशि थी 11,100 करोड़ कैपेक्स और नोपेक्स मॉडल में, वो जब बिड हुआ और टेंडर हुआ, तो वो पुनरीक्षित होकर वो अब राशि हो गई 15,074 करोड़ की राशि हो गई है प्रीपेड मीटर की, और जिसमें 7,552 करोड़ राज्य सरकार द्वारा गारंटी के आधार पर नाबार्ड को भुगतान होगी। गारंटी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने गारंटी दिया नाबार्ड को। नाबार्ड से लोन भी लिया गया 4,522 करोड़ का, और इस वर्ष 1,100 करोड़ का लोन नाबार्ड से लिया जाएगा। तो पूरे राज्य में जितने भी बिजली के मीटर होंगे वो प्रीपेड होंगे, और इसके लिए 15,074 करोड़ की राशि का पुनरीक्षित प्राकलन राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्कीम्स में जो लॉसेस है, जो हमारे बहुत सारे विभिन्न लॉसेस हैं और जो घाटा है, उसको कम करने, मीटरिंग करने, कंडक्टरिंग करने और सुधार करने के लिए ये रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है। ये भारत सरकार का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत की। इसमें 7,081 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, और ये 60-40 के ये पूरी जो प्राकलित राशि है वो 7,305 करोड़ की है, और इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है 7,081 करोड़। ये 60% भारत सरकार, 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 4,248 करोड़ भारत सरकार द्वारा दिया होगा, और बिहार सरकार का 3,056 करोड़ राज्य सरकार का लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें राज्य की जो ऊर्जा वितरण प्रणाली है, उसका सुदृढ़ीकरण, उसका मीटरिंग और उसका मेंटेनेंस और लॉस रिडक्शन किस प्रकार किया जाए इस वितरण प्रणाली में, उसके लिए 7,305 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
पंचायती राज विभाग में आपको जानकारी होगा, जो हमारे जिला परिषद है, पंचायत समिति है और जिला परिषद पंचायत समिति हैं, उनके जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको हटा के डीडीसी के स्थान पर एडीएम और कार्यपालक पदाधिकारी जो पंचायत समिति है उसमें भी हटा के पंचायत समिति में अन्य पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी पदस्थापित किए गए थे। अब उनकी जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो पूर्व में उस पद पे थे, डीडीसी थे और बीडीओ थे, उनकी जो वित्तीय शक्तियां हैं वही नए पदाधिकारियों में भी प्रदत्त कर दी गई है। यह निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के संबंध में 3 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। पहली परियोजना महादलित विकास मिशन द्वारा जो कार्यान्वित भवन एवं सामुदायिक भवन एवं वर्कशेड जो विभिन्न महादलित टोलों में निर्माण किया जाएगा, उसमें 2 प्रकार के एस्टीमेट होंगे। एक तो है 29,66,000 रुपए का एक एस्टीमेट होगा जो पाइल फाउंडेशन का होगा, और ओपन फाउंडेशन का 28,94,000 का पाइल फाउंडेशन एस्टीमेट होगा। और विभिन्न महादलित टोलों में यह निर्माण किया जाएगा सामुदायिक भवन और वर्कशॉप, जिसमें वो लोग अपने अपने रोजगार कर सकेंगे और सामुदायिक भवन जो समुदाय के कार्य होंगे उसके लिए प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 88,48,20,000 सहायक अनुदान रूप में महादलित विकास मिशन को दिया गया है, जो इस योजना का कार्यान्वयन करेगा।